गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT 4 बैच की क्लास लेकर। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा यह लेंदी है चैप्टर, लेकिन अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आज ही मैं इस चैप्टर पर आधारित यूट्यूब पर एक प्रश्न देने वाला हूँ, जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लिख पाने की स्थिति में रहेंगे। तो अब यूपीएससी के उस क्वेश्चन को अगर आप लिख पा रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ करके, तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर की कितनी अधिक महत्ता है। यहाँ पर तो नहीं, आपके लिए भी ओपन रहेगा। आप चाहें तो वैसे प्रश्न को लिख सकते हैं, क्योंकि जो जितना कंटेंट आपको आज दिया जा रहा है, इसी आधार पर आप उस प्रश्न को फाइट कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है और यूपीएससी 2024 में ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप यह समझ लें कि कितना प्रासंगिक हो जाएगा आपका यह चैप्टर पढ़ना। अगर आपको भारी लगता है तो ये भारीपन दिमाग से हटा दें। नॉर्मल सा है, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ब्रिटिशों की जो आर्थिक नीति है उसे हमें पढ़ना पड़ता है। और ब्रिटिशों की आर्थिक नीति का संचालन उपनिवेशवाद के 3 चरण के माध्यम से हुआ है, जिसको कि बार बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और वहीं से इतिहास की हमें समझ भी विकसित होती है। वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, सभी जुड़ चुके हैं। मैं देख लेता हूँ, कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा, नहीं तो मैं फिर 2 आवर की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। 10-5 मिनट पहले छोड़ेंगे, क्योंकि 6 बजे फिर से दूसरी क्लास है। चलिए, पूरी कहानी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप ज़रूर लिख पाएंगे। अगर कहानी समझ में आ रही है तभी आप लिख पाएंगे। आज कम से कम 1 घंटे 45 मिनट की क्लास लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर एक दूसरा सेशन यूट्यूब पर लगा हुआ है ठीक 6 बजे से, और ऐसा मंडे को होता है, दूसरे दिन तो नहीं होता है। जैसे कल फिर अभी तो कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि दूसरे क्लास की वजह से डिस्टर्ब होना पड़े। तो जब ब्रिटिश प्रशासनिक नीति की बात करते हैं, प्रशासनिक आर्थिक नीति की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम चैप्टर नंबर 3 की चर्चा कर रहे होते हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर चैप्टर पाएंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का जो ये 12 मतलब क्लास का जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की समझ विकसित करने के लिए। यहां पर देखेंगे ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। ब्रिटिशों की आर्थिक नीति क्या कहता है? तो हमने पढ़ा हुआ था कि आर्थिक नीति जो ब्रिटिशों की रही, वह समय के हिसाब से परिवर्तित होती रही। जरूरी नहीं है कि एक समान ही आर्थिक नीति बनाई गई हो, उसमें लगातार हम परिवर्तन होते देखते रहते हैं। क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा जो उपनिवेशवाद का विस्तार किया गया, वह अलग अलग चरण में किया गया। ब्रिटिशों ने जो आर्थिक नीति बनाई, उसमें खास बात यह ध्यान में रखा गया कि किसी भी तरह से ब्रिटिश हित के साथ समझौता ना हो। यानी ब्रिटिशों का हित है भारत का शोषण करना। भारत का शोषण यानी भारत के संसाधनों का दोहन करके मातृदेश यानी ब्रिटेन के हितों का संवर्धन करना। तो जो भी नीति बनाया उन्होंने, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उस नीति का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह भारत पर शोषण की यह प्रक्रिया ढीली ना पड़े। इसके क्रम में हमने देखा था 3 चरण में नीतियां बनती है। जो हमारे डिमांड हैं वो अलग अलग होते जाते हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो इसमें से पहला चरण और दूसरा चरण, जिसको पहला हम कहते हैं वाणिज्यवादी चरण और दूसरा कहते हैं औद्योगिक चरण, तो ये दोनों नीतियां डायरेक्ट कंपनी के व्यापार को इफेक्ट कर रही है। तो इफेक्ट खैर तीसरी भी नीति करेगी, लेकिन यह दोनों जो पहला और दूसरा चरण है, यह पूरी तरह से व्यापार को इम्पैक्ट में डालती है, और व्यापार को ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। कैसे करती है, क्या कारण है, या क्या उसके साथ सीक्वेंसेस बने हुए हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। तो यहां पर डाल देंगे वाणिज्यवादी चरण। एक बार मैं देख लेता हूं लास्ट चैट, ठीक है तृषा। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। यहां आप देखेंगे ब्रिटिशों की आर्थिक नीति है, और यहां एक हेडिंग डाल देंगे वाणिज्यिक चरण या वाणिज्यवादी नीति। वाणिज्यवादी का नीति का मतलब है कि कंपनी यहां पर क्या करेगी, आयात निर्यात करेगी। कंपनी तो खैर वैसे भी आयात निर्यात ही करती है, ये कोई उद्योग नहीं चलाती है।
ये सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात करती है, भारत से वस्तुओं को खरीदती है पहले चरण में और ब्रिटेन में जाकर के बेचती है। उससे जो मुनाफा प्राप्त होता है कंपनी के शेयरधारकों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और प्रशासन उसी के आधार पर संचालित किए जाते हैं। अब इस नीति को क्या और कैसे चलाया गया, ये हमारे विचार का बिंदु होगा। अगर वाणिज्यवादी नीति देखें तो इस चरण में हम क्या देखते हैं कि लगभग यहाँ पर 1757 के आसपास हम देखते हैं। इस चरण में हम क्या देखेंगे, इस चरण में कंपनी भारत से तैयार माल जो खास करके है आपका सूती वस्त्र तथा मसालों का निर्यात यूरोप करती थी, मसालों का निर्यात यूरोप में करती थी, निर्यात यूरोप को करती थी या यूरोप में करती थी मुख्यतः यहाँ पर यही इसका काम था कंपनी का कि भारत से जो तैयार माल है, तैयार माल का मतलब सूती वस्त्र होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर शब्दों पर गौर करिएगा। तैयार माल क्या होगा, सूती वस्त्र होगा जो तैयार हो चुका है यानी यूजेबल हो गया है। और कच्चा माल अगर सूती वस्त्र का देखें तो क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा या धागा भी हो सकता है। तो कपास यानी कॉटन और धागा जो होगा वह तैयार माल नहीं होगा, वह सूती वस्त्र बनाने का कच्चा माल होगा। तैयार माल क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएगा। तो ये अपने आप दिमाग में इसको रिफ्लेक्शन, इस बात को रिफ्लेक्ट होने देंगे, नहीं तो फिर पढ़ते जाएंगे और कुछ बातें समझ में आएगी नहीं। इस चरण में कंपनी भारत से तैयार माल को तथा मसालों का यहाँ से क्या करती है, निर्यात करती है। और इसके लिए हम क्या देखते हैं, किसके लिए तैयार करती थी, इसके लिए कंपनी लगातार बाजार भी तलाश करती रहती थी, लगातार बाजार भी तलाश करती रहती थी, तलाश करती रहती थी, तभी तो बेचेंगे, करती रहती थी। व्यापार की इस प्रणाली से या इस चरण में भारत को अत्यधिक फायदा हो रहा था। इस चरण में भारत को या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनेक फायदे निहित थे। इस चरण में भारतीय, इस चरण तक करते सकते हैं, इस चरण तक या इस चरण में ही रहने दीजिए। इस चरण में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनेक फायदे निहित थे। जैसे निहित थे, लेंगे उदाहरण। भारत को किस प्रकार से फायदा हो रहा था इस चरण में, इस चरण में आप कर क्या रहे हैं, तो भारत से किसी भी चीज का हम निर्यात करते हैं। अगर हम निर्यात की अर्थव्यवस्था बन पाते हैं, तैयार माल का अगर हम निर्यात कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो निर्यात जो तैयार कर रहा है ऐसे वस्तुओं को, उसको अत्यधिक रोजगार मिलेगा। जैसे हम देखते हैं किसान, अभी भारत में एक थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। भारत में देखते हैं किसान हैं, कई प्रकार के किसान हैं कि कोई गेहूं का उत्पादन करता है, कोई कॉर्न का उत्पादन करता है, कोई प्याज का उत्पादन करता है, कोई टमाटर का उत्पादन करता है। मान लीजिए बहुत सारे किसान भारत में मौजूद हैं। अगर प्राइस बढ़ता है मार्केट में कृषि पदार्थों का, किसी भी कारण से अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या इससे किसानों को फायदा नहीं होगा? तो बिल्कुल फायदा होगा। किसानों की वस्तुएं अधिक मूल्य पर मिलने लगेगी। हालांकि एग्जैक्ट फायदा तुरंत नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह फायदा किसान तक पहुंचे ही। लेकिन जैसे अभी हमने टमाटर के संदर्भ में देखा, टमाटर का नाम आपने सुना है ना, तो टमाटर कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है। और जब महंगा हो जाता है तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे कृषक थे, टमाटर की फसल 2-3 महीने में तैयार हो जा रही है, तो 2-3 महीने ये महंगाई बनी रही। तब तक टमाटर के किसानों ने टमाटर की खेती करी और उसके आधार पर मार्केट में बहुत अधिक उसने मुनाफा कमाया। कुछ किसानों ने तो करोड़ों कमा लिया। तो कुछ हद तक किसानों को, अगर महंगाई बढ़ती है किसी वस्तु की, कुछ हद तक किसानों को फायदा यहां पर होगा। लेकिन फिर भी महंगाई क्यों नहीं सरकार बढ़ने देना चाहती है? इसलिए नहीं बढ़ने देना चाहती है कि सामान्य लोगों के जनजीवन पर असर पड़ेगा। और खुद किसान
जब अपने वस्तुओं को बेच देगा मार्केट में और फिर वही वस्तु जब मार्केट से खरीदने जाएगा तो उसको और फिर महंगा लगने लगेगा। इसलिए महंगाई को हम एक कंट्रोल वे में लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि खूब वस्तुओं को महंगा कर दे, लेकिन यह बात तो तय है ना कि अगर निर्यात हम किसी वस्तु का करते हैं, निर्यात किसी भी वस्तु का करें, चाहे वो कच्चा माल ही क्यों ना हो, कच्चे माल में थोड़ा कम मुनाफा होगा और पके हुए माल में अधिक, या पका हुआ यानी बना हुआ माल होगा तो उसमें अधिक मुनाफा होगा। यह तो सत्य है कि जब भी हम निर्यात करेंगे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। और कंपनी क्या कर रही है? निर्यात ही कर रही है, और तैयार वस्तुओं का निर्यात कर रही है तो और भी बेनिफिट होगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे फायदे यहाँ पर कंपनी को हो जाता है। हाँ, कंपनी को हो जाता है, ठीक है। कंपनी को नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। उदाहरण देखें कि भारत से क्या होता है, भारत से निर्यात बढ़ा, निर्यात बढ़ा तो इससे क्या होगा? कारीगरों को फायदा, कारीगरों को फायदा होगा। कारीगरों को क्या होगा? फायदा हो जाएगा ना। जब भारत से निर्यात बढ़ेगा तो कारीगरों को फायदा होगा, जो दस्तकार हैं उसको क्या होगा? इससे फायदा होगा, कारीगरों को फायदा हुआ। खासकर खासकर हस्तशिल्पी, हस्तशिल्पी इससे काफी लाभान्वित होंगे, काफी लाभान्वित होंगे, काफी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इनके माल का व्यापक विस्तार होगा। उपरोक्त कारणों से, उपरोक्त फायदों को देखकर क्या करेगा? उपरोक्त फायदों को देखकर ब्रिटिश सरकार, भारतीय सरकार क्या करेगी? भारतीय सरकार ब्रिटिश सहित अन्य यूरोपीय कंपनियों को, सहित अन्य यूरोपीय कंपनियों को प्रोत्साहन देगी, कंपनियों को प्रोत्साहन देगी। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रोत्साहन देगी। नहीं, क्या देखा हमने? शुरुआत में कंपनी निर्यात कर रही है, भारत से निर्यात बढ़ेगा तो कारीगरों को फायदा होगा, खासकर हस्तशिल्प इससे काफी लाभान्वित होंगे। उपरोक्त फायदों को देखकर भारतीय सरकार, जो भी है देशी रियासत या सरकार कहे, ब्रिटिश सहित अन्य यूरोपीय कंपनियों को प्रोत्साहन देगी। तो प्रोत्साहन तो देगी। आप ये कह सकते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत में अभी हम नीति देखते हैं, आपने देखा होगा कि दो प्रकार की नीतियां भारत में उत्पादन के और निर्यात के संबंध में जुड़ी हुई है। एक है मेक इन इंडिया, एक है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत के ही लोगों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया गया। पहले यही पद्धति हुआ करती थी कि जो भारतीय लोग हैं वह उत्पादन करेंगे और उसका हम निर्यात करेंगे या दूसरे देश में बेचेंगे। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट अब कमजोर पड़ गया। अब उसके जगह पर नया कॉन्सेप्ट आया है मेक इन इंडिया, यानी विश्व के कोई भी जो देश हैं चाहें तो अपनी कंपनी को लाएं और भारत में कंपनी स्थापित करें, यहाँ पर उत्पादन करें ताकि निर्यात किया जा सके। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में आईफोन की फैक्ट्री लगाई गई, सैमसंग मोबाइल की फैक्ट्री लगाई गई, एमआई यानी एक चाइनीज़ कंपनी है उसकी फैक्ट्री लगाई गई। मतलब ये तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, वस्त्र के क्षेत्र में या रिटेल के बहुत सारे अन्य क्षेत्र में, फर्नीचर के क्षेत्र में बहुत सारे एफडीआई भारत में आए। यानी अब कंपनियां भारत में आकर के उत्पादन करती है और यहाँ से उन वस्तुओं का निर्यात अन्य देशों को किया जाता है। यह है मेक इन इंडिया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इन फायदों को देखकर भारतीय सरकार ब्रिटिश सहित अन्य यूरोपीय कंपनियों को प्रोत्साहन देगी, जो दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम अगर निर्यात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया वस्त्र का निर्यात कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दस्तकारों को बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए सरकार इस पर बढ़ावा भी देती थी। मेक इन इंडिया हो गया। इसके द्वारा हम क्या देखते हैं? हालांकि ब्रिटिश उद्योगपति प्रोत्साहन देगी। हालांकि जो ब्रिटिश उद्योगपति है इस पद्धति की आलोचना करता है। हालांकि ब्रिटिश उद्योगपति क्या करेगा?
ब्रिटिश उद्योगपति इस पद्धति की इस प्रणाली की आलोचना करेगा या प्रणाली की आलोचना करता था। क्यों करता था आलोचना? आलोचना करता था। क्यों आलोचना करेगा? ब्रिटिश उद्योगपति इस प्रणाली की आलोचना क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि जब कोई कंपनी दूसरे देश का बना बनाया माल ला करके ब्रिटेन में बेच रही है तो फिर वहां पर उद्योगों का विकास नहीं होगा, विऔद्योगीकरण हो जाएगा। अगर हम भारत में उत्पादन नहीं करें और कहीं से बना बनाया सामान ले आए, जैसे कि चाइना बहुत अधिक हमारे देश में एक्सपोर्ट करता है, सस्ते सस्ते चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। छोटी छोटी बातें, अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली में लोग पहले दिए जलाते थे, अब तो खैर फिर से धीरे धीरे प्रक्रिया स्थापित हो रही है। लोग पहले क्या जलाते थे? मिट्टी के दीपक को जलाते थे, और जो बहुधा लोग बना भी लेते थे, अपने हाथों से ही बना लेते थे। नहीं बना लेते थे, जो कुंभकार है उनसे हमने परचेज कर लिया। तो जो काम हुआ इसमें, चूंकि जो हमारे त्यौहार होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं, जनता के साथ संपूर्णता में संबद्ध होते हैं। आप देखिएगा कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो जीवन का प्रश्न हो, चाहे मरण का प्रश्न हो, चाहे विवाह हो, चाहे श्राद्ध हो, हर फंक्शन में आप समाज के सभी वर्गों की भागीदारी देखेंगे। चाहे विवाह फंक्शन हो, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई रंग रोगन का काम कर रहा है, कोई बांस से कुछ जो उसके होते हैं अब वो बनाने का काम कर रहा है, कोई मिट्टी का काम कर रहा है, कोई टेंट लगाने का कार्य कर रहा है, कोई भोजन बनाने का कार्य कर रहा है, कोई सामान बेचने का काम कर रहा है, यातायात के साधनों के रूप में कोई सुविधा दे रहा है। ना जाने कितने प्रकार के बातें हम एक फंक्शन में देखते हैं जुड़ते हुए, और ये सारी बातें जो हो रही है वो भारत के लोगों से ही हो रही है। तो जो भी अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा वो भारतीयों के पास जाएगा। लेकिन अगर यह सब चीज हम चाइना से इंपोर्ट कर लें, किसको फायदा होगा? चाइना को होगा। तो यही कारण है कि अभी भी हम भारत में देखते हैं कि भारत में कहा जा रहा है कि हम आयात कम करेंगे और अपने ही देशों में सामान को बनाएंगे, और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ब्रिटिश उद्योगपति इसलिए आलोचना करते थे, जो ब्रिटिश कंपनी है, वाणिज्यिक कंपनी है, कि अगर बाहर से सामान इसी तरह से आता रहेगा तो ब्रिटेन में उद्योगों का विकास कैसे होगा? ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हो ही नहीं पाएगा। फिर इस बात को लेकर के ब्रिटिश जो उद्योगपति थे इस बात की आलोचना करते थे। क्यों करते थे? आलोचना करता था। वस्तुतः भारतीय सूती वस्त्रों ने ब्रिटिश ऊनी वस्त्रों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश ऊनी वस्त्रों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों प्रारंभ कर दिया था? क्योंकि वहां के लोग अब किस पर क्या पहनते थे? वहां के लोग अब मुलायम सूती वस्त्र पहनने लगे थे। सूती वस्त्र पहनना पसंद करते थे। ऐसे में उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला और कहा कि भाई सूती वस्त्र उद्योग यहां मत आने दीजिए। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालकर क्या कर दिया? ऐसे में उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला और दबाव डालकर यहां पर भारतीय सूती वस्त्रों को बैन कराने की कोशिश की। क्या किया? एक तरह से सूती वस्त्र पर हम क्या करते कि सरकार पर दबाव डालकर सूती वस्त्र के अनियंत्रित व्यापार पर रोक लगवाना प्रारंभ करवाया।
रोक लगवाना प्रारंभ कर दिया। रोक लगवाना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। क्यों किया? ये आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। हालांकि ब्रिटिश उद्योगपति इस प्रणाली की आलोचना करता था। वस्तुतः भारतीय सूती वस्त्रों ने ब्रिटिश ऊनी वस्त्रों को नष्ट नहीं, वस्त्र उद्योग कर देंगे, ऊनी वस्त्र उद्योग को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वस्त्र उद्योग को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि अब लोग मुलायम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते थे। ऐसे में उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालकर सूती वस्त्र के अनियंत्रित व्यापार पर रोक लगवाना प्रारंभ कर दिया। क्यों करवाना प्रारंभ कर दिया? क्योंकि इससे उद्योग हमारे नष्ट हो रहे हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि 1720 में 1720 में रंगीन सूती वस्त्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। रंगीन सूती वस्त्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। कहा गया कि रंगीन सूती वस्त्र नहीं आप पहन सकते हैं, जो आयातित कर सकते हैं। मैं कर देंगे आयातित रंगीन सूती वस्त्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1720 में। और इसके 40 साल के बाद एक महिला पर, जिसे हम देखते हैं 1740 में, एक महिला पर 200 पाउंड का इसलिए जुर्माना लगाया गया कि वह क्या कर रही थी? कि वह आयातित सूती रुमाल का इस्तेमाल कर रही थी। सूती रुमाल का प्रयोग करती पाई गई थी या प्रयोग कर रही थी। सूती आयातित रुमाल का प्रयोग कर रही थी, इसलिए उसके ऊपर हम क्या देखते हैं? प्रतिबंध लगवा दिया गया कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यह प्रयोग करना अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए कर क्या रहा है यहां पर ब्रिटिश उद्योगपति चाह रहे हैं कि जो आयातित माल है उसका प्रयोग नहीं करे। ये हर जागरूक सरकार करती है, हर जागरूक सरकार ऐसा ही करेगी कि भारत में आयात कम से कम हो, इसका प्रयास करती है। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे उन अनियंत्रित एक तरह से वस्त्रों को आने नहीं देना चाहती है, ताकि ब्रिटेन के उद्योगों को संरक्षण मिल सके। यहाँ पर कई किताबें लिखी गई इस बीच में। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक रिम्फो का एक किताब है, डैनियल रिम्फो है ना, उन्होंने एक रूशो करके किताब लिखी थी और उसमें बताया था, दर्द एक व्यक्त किया था कि अपने यानी ब्रिटेन के हर घर में भारतीय सूती वस्त्र छाया हुआ है, चाहे बेडशीट के रूप में हो, चाहे पहनने के रूप में रहा हो, चाहे तकिए के कवर के रूप में रहा हो। ये दर्द व्यक्त करता है कि अब तो मतलब ब्रिटेन का कोई सामान मिलता ही नहीं है, सारा सामान विदेशों से ही आ रहा है। ये दर्द वह व्यक्त करता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इस व्यक्ति का नाम आपको दिखाई देगा। जैसे हम कहते हैं कि डैनियल डिफो था, रॉक्सिन रूसो नामक किताब लिखी थी। डैनियल डिफो ने रॉक्सिन रूसो नामक की किताब लिखी थी और उसमें वह दर्द व्यक्त किया था। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि कानून बनवाना प्रारंभ कर दिया ताकि ब्रिटिश उद्योग भी बचे रहे। हालांकि यह व्यापार चलता रहा। हालांकि इस काल तक यानी 1813 तक यह व्यापार चलता रहा। 1813 तक यह व्यापार चलता रहा, लेकिन जल्द ही हम क्या देखते हैं? जल्द ही ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के कारण स्थिति में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया? इसको हम
दूसरे चरण में पढ़ेंगे। परिवर्तन आ गए। ब्रिटेन में क्या हो जाता है? औद्योगिक क्रांति होता है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? उद्योगों के द्वारा बहुत सारे वस्तुओं का बनाया जाना। जो हम भारत में हस्तशिल्प कहते हैं, यानी हाथों से हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, वही प्रोडक्ट यूरोप में अब मशीनों से बनाए जाने लगे। जब मशीनों से उत्पादन होगा तो वह हाथों की तुलना में अधिक होगा, ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ऐसा हम समझते हैं। 1813 तक यह व्यापार चलता रहा, लेकिन जल्द ही ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण स्थिति में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होगा कि अब जो वस्तु हाथों से बनाई जाती थी उसको उद्योगों में मशीनों के द्वारा बनाया जाएगा, और जब मशीनों के द्वारा बनाया जाएगा तो वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक तेजी से हो सकेगा, नहीं होगा। हालांकि 1813 तक यह व्यापार चलता रहा, लेकिन जल्द ही ब्रिटेन में क्या हो जाती है? औद्योगिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति आ जाता है, और इस वजह से हम क्या देखते हैं कि वहां पर मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। इस चरण में व्यापार में क्या कठिनाई थी? कंपनी को व्यापार में होने वाली कठिनाई क्या थी? व्यापार में होने वाली कठिनाई क्या थी? जो कंपनी व्यापार कर रही थी पहले, क्या केवल कठिनाई, केवल उसको फायदा ही हो रहा था या फायदे के साथ नुकसान भी था? कठिनाई, क्या उसे फायदा ही हो रहा था या नुकसान भी हो रहा था, या ऐसे व्यापार करने में कंपनी को दिक्कत भी हो रही थी? तो ऑब्वियस है कि व्यापार कर रहे हैं तो कई प्रकार की दिक्कतें होगी। और व्यापार कहाँ से कर रहे हैं? तो वहां से कर रहे हैं जहां की हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे। जैसे भारत से व्यापार होना है तो भारत से कंपनी केवल तैयार माल का ही व्यापार कर रही है। तैयार कौन करेगा? इन वस्तुओं को तैयार कौन करेगा? तो भारतीय हस्तशिल्पी करेंगे, जो हाथों से ही वस्तुओं को बनाते हैं। यहाँ पर तो कोई मशीन है नहीं। जब हाथों से बना हुआ यह वस्त्र ही जाना है निर्यात के लिए, यह आवश्यक होगा कि ऐसे वस्त्र जल्दी जल्दी बने, बड़े पैमाने पर बने और सस्ते दरों पर बने, ताकि कंपनी को फायदा हो सके और लगातार निर्यात भी हो सके। अगर यहाँ का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, फिर निर्यात किस बात का करेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब यह मत समझिए कि प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनी का निर्यात कर रही है और व्यापारी बड़े खुश हैं। असल क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए पूंजी की जरूरत होती है, और भारत का जो हस्तशिल्पी है, क्राफ्ट्समैन है, वह तो उतना ही बनाने की ताकत रखता है जितना कि वह भारत के बाजार में खपा सके। अभी तो उसने सोचा ही नहीं था कि इन वस्तुओं का निर्यात भी किया जाएगा। तो ऐसा अगर होता तो मशीन वशीन के बारे में पहले भी सोचते, लेकिन वह तो उतना ही बनाता है जितना कि बाजार में खपत हो जाता है। अब कंपनी कह रही है कि नहीं नहीं, मुझे और बना के दो, और बना के दो, ताकि मैं निर्यात कर सकूं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कंपनी को वस्तु मिलती नहीं है निर्यात करने के लिए। तो कंपनी इसके लिए क्या करेगी? अग्रिम धन दे देगी, एडवांस दे देगी कलाकारों को, जो हस्तकार हैं उनको, ताकि आप केवल और केवल मेरा काम करें और निश्चित समय पर ही उपरोक्त चीजों का उत्पादन करें। ऐसा नहीं करेगा तो कलाकार जो है, वो जो हस्तकार है, वो तो और भी लोगों का काम पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो फिर समय से काम पूरा होगा नहीं, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि एक सूती वस्त्र का निर्यात एक कंपनी कर रही है और उसी सूती वस्त्र का निर्यात 5 कंपनियां और करने लगे, तो वस्तुओं की कीमत और मतलब मुश्किल हो जाएगी, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा, और उत्पादन भी हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। कि जब हाथों से ही बनना है तो अचानक से मनुष्य की संख्या तो हम नहीं बढ़ा देंगे, हाथों की संख्या तो नहीं बढ़ा देंगे। एक लिमिट में ही वर्क हो सकता है, रात दिन वर्क हम कर कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लिमिट में ही वर्क हो। तो कंपनी के पास 2-3 समस्याएं बड़ी गंभीर थी जब वह व्यापार कर रही थी। पहला तो उसके पास पूंजी वाली समस्या है कि ब्रिटेन से वह सोना लाती थी, यहाँ पर वह भुनाती थी भारतीय सिक्कों से, और फिर उन सिक्कों की मदद से वस्तुओं को खरीदती थी। बार बार यही करना पड़े कि विदेशों से वह सोना लाए, भारत से वस्तु खरीद के ले जाए। अब सोना लाने में बड़ी दिक्कत है कि राज्य सरकार कहती है कि मेरे देश से सोना बाहर क्यों ले जा रहे हो, गोल्ड यहाँ पर रखो, बाहर नहीं ले जा सकते हैं गोल्ड। तो एक तो वो समस्या थी। दूसरा है गोल्ड लाने में भी समस्या होती थी, रास्ते में समुद्री लुटेरे लूट लिया करते थे। तो यहाँ पर इन सभी समस्याओं का तोड़ भी कंपनी ने निकाला, जो भारतीय उपनिवेशवाद का
एक पार्ट बन जाता है। यानी भारतीयों पर नियंत्रण जो ब्रिटिश कंपनी का स्थापित होता चला गया, वह समस्या जो व्यापार की हो रही है उससे भी प्रभावित है। कैसे प्रभावित है, जरा इसको देखते हैं। यहां अगर व्यापार में होने वाली कठिनाई की हम चर्चा करें तो सबसे जो कठिनाई होगी वह क्या होगी, माल खरीद में प्रतिस्पर्धा का होना दो रूपों में। यहां पर हम देखते हैं कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के कारण भी हो सकता है, भारतीय व्यापारियों के कारण भी हो सकता है। भारतीय व्यापारियों के कारण भी हो सकता है। जैसे यहां से जो निर्यात हो रहा है वह केवल ब्रिटिश कंपनी तो नहीं कर रही है, बहुत सारी कंपनियां और हैं, फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है, सब लोग उन्हीं वस्तुओं का निर्यात कर रही है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर कंपटीशन होगा वस्तुओं की खरीद में। और केवल निर्यात यही नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय व्यापारी भी तो अपने लोकल खपत के लिए भी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं। या मान लो भारत में ही उनको व्यापार करना है, उनको भी वही वस्त्र चाहिए, क्योंकि भारत के लोग तो सूती वस्त्र पहन ही रहे। यानी अब बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ गया है। और जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, दो बातें होंगी। एक हो जाएगा वस्तुओं की कमी भी हो जाएगी तथा मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी। मूल्यों में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो गई। जैसे ही वस्तुओं की कमी होगी या प्रतिस्पर्धा होगा, वैसे ही ये दोनों बातें तो जरूर हो जाएगी। मूल्यों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। वस्तुओं अगर बहुत अधिक निर्यात होने लगेगा तो प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, वस्तुओं की कमी हो जाएगी और जो प्राइस है वह इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मार्केट यही कहता है कि मोर डिमांड लेस सप्लाई, कीमत बढ़ जाएगी, और लेस डिमांड मोर सप्लाई, कीमत घट जाएगी। यहां पर डिमांड हाई है तो कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ेगी तो फिर मुनाफा भी गिरता चला जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहां पर प्रतिस्पर्धा कम होना, प्रतिस्पर्धा का होना। फिर हम देखते हैं वस्तुओं का उत्पादन कम होना, चुंगी बहुत अधिक होना, यानी अनेक छोटे छोटे राज्य होने के कारण चुंगी बहुत होना, अनेक छोटे छोटे राज्यों के कारण चुंगी का दर अत्यधिक होना, चुंगी की दर अत्यधिक होना। सभी राज्य लगाएंगे तो यहां पर स्वाभाविक है कि यह चुंगी की दर अधिक होगी। व्यापार के लिए ब्रिटेन या यूरोप ब्रिटेन से सोना लाना, सोना को हम क्या कहते हैं, बुलियन कहते हैं, बुलियन लाना। यहां से हम क्या करते हैं, बुलियन हम लाना पड़ता है, बुलियन मतलब सोना लाना पड़ता है। इस तरह से इतनी सारी समस्याएं अपने पास खड़ी है जब हम क्या कर रहे हैं, व्यापार करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इतनी सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि समाधान कैसे किया जाता है कंपनी के द्वारा। समाधान कैसे किया जाएगा, समाधान किया जाएगा कि ब्रिटिश कंपनी ने लगातार युद्ध के माध्यम से लगातार युद्ध के माध्यम से अन्य विदेशी कंपनियों, अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया तथा देशी रियासतों पर प्रभाव स्थापित किया। देशी रियासतों पर प्रभाव स्थापित किया। कुछ क्षेत्रों पर
कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, तथा वहां से प्राप्त राजस्व से वस्तुओं को खरीदकर निर्यात प्रारंभ करना, यानी राजस्व से वस्तुओं को खरीदकर निर्यात करना प्रारंभ किया, ठीक है। क्या देखा हमने? समस्या क्या है पहले यह देख रहे हैं। माल खरीद में प्रतिस्पर्धा का होना, जैसे अन्य यूरोपीय कंपनियों के कारण, भारतीय व्यापारियों के कारण, इससे वस्तुओं की कमी हो रही है। वस्तुओं का उत्पादन कम होना, तो इसके लिए क्या करेगा, इसका उपाय हम देख लेंगे। अनेक छोटे छोटे राज्यों के कारण चुंगी की दर बहुत अधिक थी। व्यापार के लिए ब्रिटेन से सोना लाना पड़ता था। समाधान क्या निकाला? तो ब्रिटिश कंपनी ने लगातार युद्ध किया और युद्ध के माध्यम से अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया, देशी रियासतों पर प्रभाव स्थापित किया, कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और वहां से प्राप्त राजस्व से वस्तुओं को खरीद कर निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। एक झटके में सारी समस्या खत्म। समस्या क्या हो रही थी? समस्या यहां पर थी कि वस्तु हमें नहीं मिल पा रहा है। बोला रुको, क्यों नहीं मिल पा रहा है? अन्य यूरोपीय कंपनियां भी उन्हीं वस्तुओं का निर्यात कर रही है, तो प्रतिस्पर्धा बहुत है, सबको एक एक करके हरा दो, कहानी खत्म। और जो देशी रियासत चुंगी वगैरह लगाया करते थे, उनके ऊपर भी प्रभाव बढ़ा दो, उनको सहायक संधि करके अपने अंडर ले लिया, तब जो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और फिर कुछ क्षेत्रों को हमने जीत भी लिया और अपने पास रख लिया, और उसका जो राजस्व मिला, उससे जो हमने टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से पैसा कमाया, उन पैसों से ही भारतीय वस्तुओं को खरीदा और ब्रिटेन भेज दिया। अब तो भाई सोना लाने की भी जरूरत नहीं है, और सोना भी लाना है बहुत कम मात्रा में लाना है, बहुत अधिक लाने की हमें अब आवश्यकता नहीं होगी। एक शानदार सा समाधान इसने प्राप्त कर लिया। दूसरा है, उत्पादन की समस्या तो अभी भी रह जाएगी। उत्पादन की समस्या हम कैसे दूर करते हैं? उत्पादन की समस्या को हम दूर करते हैं कैसे कि बुनकरों को अग्रिम धन दिया गया। उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? के लिए बुनकरों को अग्रिम धन दिया जाएगा। अग्रिम धन दिया गया, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे कहते हैं दादनी व्यवस्था, दादनी कहते हैं। अग्रिम धन दिया गया। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए बुनकरों से कम दर तथा निश्चित समय पर उत्पादन प्राप्त करने का आश्वासन लिया गया। कम समय पर उत्पादन प्राप्त करने का आश्वासन लिया जाता है। अब क्या किया गया? बुनकरों को कहा कि भैया ऐसा है कि आपके पास पैसा नहीं है अधिक उत्पादन करने के लिए, मैं आपको एडवांस दे देता हूं, लेकिन भाई एडवांस देने का कुछ फायदा तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो बुनकरों ने कहा, हाँ सर बताइए क्या आपको फायदा चाहिए? बोला अंग्रेजों ने कि आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, आपको बेचना है, बेचोगे तो आपको मुनाफा होगा, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको एडवांस दे सकता हूँ। बोले ठीक है भाई, एडवांस दे दीजिए। लेकिन ब्रिटिशों ने कहा भाई मुझे भी तो कुछ फायदा देना पड़ेगा। बोला हाँ सर बताइए। तो उन्होंने कहा एडवांस में दूंगा, तो इसके लिए दो शर्तें। पहला, तो जो भी प्रोडक्शन करोगे मुझे ही बेचोगे, दूसरे को किसी को नहीं दोगे। दूसरा, यह प्रोडक्शन आप मुझे सस्ते दर पर दोगे, कम मूल्य पर दोगे, यानी कम मुनाफा रख करके दोगे। तीसरा, कि एक निश्चित समय पर जरूर दोगे। ये नहीं कि मेरा जहाज आके खड़ा है और आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। हर हाल में प्रोडक्शन आपको करना होगा, हर हालत।
तो यहाँ पर एक जो व्यापारी कंपनी के एजेंट, व्यापारी कंपनी खुद तो नहीं जाएगी अलग अलग क्षेत्र पर, वो क्या करती है, एजेंट को नियुक्त कर देती है। ये सारी बात कौन कर रहा है, व्यापारी कंपनी का जो एजेंट है, जिसको हम फारसी भाषा में गुमास्ता कहते हैं, उसके द्वारा ये सारा डील किया जा रहा है जो उत्पादन करता है। और फिर हमने उत्पादन प्रक्रिया पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। इससे बहुत मुनाफा कारीगरों को नहीं हुआ, इसलिए कि बहुत मुनाफा रहने ही नहीं दिया कंपनी ने। जो एडवांस दे दिया था उसकी वजह से वह सस्ते दरों पर वस्तुओं को प्राप्त कर ले रहा है। इस तरह से बहुत अधिक बेनिफिट हम नहीं देखते हैं कि कंपनी को होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते, यहां पर और भी कहा गया कि उत्पादन प्राप्त करने का आश्वासन लिया गया। दादरी, इसके लिए बुनकरों से कम दर तथा निश्चित समय पर उत्पादन प्राप्त करने का आश्वासन लिया गया। बुनकरों को कहा गया कि वह अपना सामान, कहा गया कि वह अपना उत्पाद अन्य किसी को ना बेचे, अन्य किसी कंपनी को ना बेचे, कंपनी को ना बेचे। कितना बढ़िया लग रहा है कि एकदम भारतीय बुनकरों को काम ही काम है। इससे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है, जो आपको आकर के वर्क दे रही है, आप जल्दी जल्दी काम कीजिए, एडवांस भी दे रही है। कुछ शर्तें तो भाई लगाएगा, जो पैसा देगा कुछ शर्त लगाएगा। तो लग क्या रहा है कि बहुत उदार है ब्रिटिश कंपनी और भारतीयों के लिए बहुत फायदे का काम कर रही है। लेकिन अब यहाँ अगर देखेंगे इसकी पद्धति को, पहले तो एडवांस वाले में आपको लगता होगा कि एडवांस दे दिया तो उसके लिए मार पिटाई नहीं की जाती होगी। अक्सर क्या होता कि जब किसानों को भी हम एडवांस दे देते हैं, जिस घर में मान लो पैसा बिल्कुल नहीं है, ये भारतीय परिवार की एक निशानी है, इसलिए कि भारतीय परिवार अपेक्षाकृत थोड़ा सा गरीब है। जब उसके पास अतिरिक्त पैसा आता है, मान लो कि अभी एक किसान है जिसके पास 10,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाएंगे, और उस किसान को मैं 1,00,000 रुपये मान लो सरकार ने दे दिया, तो क्या करेगा सरकार, वो किसान क्या करेगा, उस पैसे को उत्पादन में नहीं लगाएगा, प्रोडक्शन में वो पैसा जाएगा ही नहीं। उस पैसे से या तो पुराने कर्जों को तोड़ देगा, या जो बच्चों के डिमांड हैं या आवश्यक खर्च घर के हैं जो वह नहीं पूरा कर पा रहा था, उन खर्चों को पूरा कर लेगा। तो 1,00,000 जो कर्ज लिया, 1,00,000 का 1,00,000 रखा रह जाएगा, फिर कर्ज का कर भी रखा रहेगा। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन पैसा जो उत्पादन कार्य में लगना चाहिए था वो नहीं लगेगा। तो अगर बुनकरों को एडवांस दिया गया तो उसके पास भी तो किसानों जैसी ही समस्या है। तो एडवांस तो उसने ले लिया, लेकिन खर्च हो गया, हो सकता है उसका 80% सामान्य चीज़ों में खर्च हो जाए। और प्रोडक्शन करना है समय पर, और प्रोडक्शन जब समय से करना है तो उसके लिए भाई उत्पादन के लिए कच्चा माल तो चाहिए। अब ब्रिटिश कंपनी ने इधर क्या किया कि एडवांस दे तो दिया, आप जैसे खर्च करना चाहे करिए। अब कंपनी ने एक और उपाय लगाया। जैसे कंपनी ने क्या कर दिया कि कंपनी ने कपास उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। कपास उत्पादन पर अपने एजेंटों के माध्यम से नियंत्रण कर लिया, एजेंटों के माध्यम से नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण किसानों को यही कपास महंगे दरों पर मिला, जिसके कारण किसानों को या उत्पादन को या बुनकरों को यही कपास क्या होगा, महंगे दर पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण बुनकरों को यही कपास महंगे दरों पर मिलना शुरू हो गया, महंगे दरों पर मिलने लगा। यहां पर क्या हो गया, ढाक के 3 पात वाली बात है, यानी बुनकरों को तो मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ समस्याएं उसके पास आ गई, क्योंकि उसने कंपनी को कहा था कि मैं उत्पादन करूंगा, उसके लिए उसने एक एग्रीमेंट कर लिया था। इसको क्या मिला, अब कर्ज मिला, केवल मिला कुछ नहीं, लगा कि बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, लेकिन उल्टा पुल्टा करके उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया। अब कंपनी इस तरह से हमने क्या देखा, एक तरह से भारी मुश्किल में पड़ गई, महंगे दरों पर मिलने लगा।
इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो एकाधिकार है, यानी बिक्री के एकाधिकार और उत्पादन पर, ऐसे लिखेंगे, बिक्री के एकाधिकार, बिक्री के प्रतिबंध तथा उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त करने के साथ ब्रिटेन के बाजार में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को भी रोका गया, ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को शुल्क लगाकर रोका गया, फलतः क्या होता है? फलतः भारतीय बुनकरों के बुरे दिन प्रारंभ हो गए, कहीं के ये नहीं रहे, ज्यादा करने के चक्कर में ये कुछ नहीं कर पाए, प्रारंभ हो गए। ये क्या हो जाते हैं? गरीब के गरीब ही बने रहे। उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए बुनकरों को अग्रिम धन दिया गया, जिसको हम दादनी कहते हैं। इसके लिए बुनकरों से कम दर तथा निश्चित समय पर उत्पादन प्राप्त करने का आश्वासन लिया गया। बुनकरों को कहा गया कि वह अपना उत्पादन अन्य किसी कंपनी को ना बेचे। कंपनी ने कपास उत्पादन पर अपने एजेंटों के माध्यम से नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण बुनकरों को यही कपास महंगे दरों पर मिलने लगा। बिक्री के प्रतिबंध तथा उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त करने के साथ ब्रिटेन के बाजारों में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को शुल्क लगाकर रोका गया। फलतः भारतीय बुनकरों के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बुरी तरह से भारतीय बुनकर उद्योग या भारतीय जो उद्योग था वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। और एक तरह से इतना, भारतीय सरकार का मतलब क्या होगा? भारतीय सरकार का मतलब जो भारत का सरकार है, अनुष्का कुमारी। ऐसा प्रश्न मत पूछा करो बच्चे, खुद ही खोज लिया करो, थोड़ा सा अनवयस्कता सा लगता है। भारतीय सरकार का मतलब भारत का सरकार होगा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, यहां पर इस स्थिति में हम बुनकरों को पतनशील होते देखते हैं। लेकिन अभी भी इसका बुरा दिन नहीं प्रारंभ हुआ है। अभी भी जो बुरा दिन आने वाला है वह और भयानक होने वाला है। और उसी बुरे दिन वाले पर आपके लिए जो मैंने कहा, आज शाम को एक क्वेश्चन मुझे देना है, यूपीएससी का प्रश्न पूछा गया है। और आप लोग भी अगर फाइट करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर तो हम दे ही देते हैं। तो आप लोग भी फाइट करना चाहिए, जरूर करिएगा, हो जाएगा आपसे। हमने क्या देखा, एक तरह से भारतीय बुनकरों के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। लेकिन बुरे दिन अभी उतने प्रारंभ नहीं हुए हैं जितना कि 1813 के बाद भारतीय बुनकरों के दिन बुरे प्रारंभ होंगे। अब देखते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 1813 के बाद की स्थिति। 1813 के बाद की स्थिति क्या रहती है? 1813 के बाद की जो स्थिति हमारी बनती है वह क्या रहती है, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1813 के बाद जो स्थिति हमारी बनेगी वह और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसमें बुनकरों की, किसने कहा मंदाकिनी की बुनकरों की गलती है? गरीब आदमी की गलती थोड़े ना है कि वह गरीब रह गया है। जो गरीब व्यक्ति है उसकी थोड़े ना गलती है, उसको तो प्रक्रियागत तरीके से गरीब बनाया गया है। तो गरीब व्यक्ति की क्या गलती है? गलती तो जो शोषण करने वाला है उसका है ना। तो ब्रिटिश कंपनी की गलती है, इसमें गरीबों की क्या गलती है? ये क्या आपने सवाल कहा? जो भारतीय बुनकर हैं वो तो मजबूरी में उत्पादन कर रहे हैं, उसका वही काम ही है। वह और क्या करेगा? कलेक्टर बन जाएगा? तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं, तो भाई उसको तो उत्पादन ही करना है, चाहे घाटा हो मुनाफा हो। अभी भी हम देखें तो किसानी बहुत फायदे का सौदा नहीं, लेकिन फिर भी किसान क्यों किसान बना रहता है? छोड़ करके क्या कलेक्टर बन जाएगा? जो काम करने के लिए है संसाधन नहीं है। इसीलिए तो आप लोगों के माता पिता या आप ऐसे परिवार से अगर बिलोंग करते हैं जो कृषक परिवार है, तभी तो आपके माता पिता का सपना है कि मेरा बेटा कृषक ना बने, मेरा बेटा ऑफिसर बने, क्योंकि उन्होंने किसानी का दुख झेला हुआ है।
तो हर गार्जियन चाहेगा कि अपना जो बच्चा है, मेरा संतान है, वो थोड़ा आगे बढ़े, उसमें उसको कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। तो अभी भी बहुत सारे किसान हैं, दस्तकार हैं, उस पेशे को अपनाए हुए हैं। क्यों? मजबूरी है उसकी, और कोई उपाय ही नहीं। इसलिए इसकी मजबूरी थी, जिसका फायदा किसके द्वारा उठाया गया? अंग्रेजों के द्वारा उठाया जाता है। भारत सरकार कौन है यहां पर? भारत सरकार तो ब्रिटिश भारत सरकार है ना। भारत सरकार कौन है यहां पर? भारत सरकार वहां कहां है? भारत सरकार उस समय तो ब्रिटिश ही सरकार भारत सरकार है। हमने पढ़ा था ना कि 1813 में जो सरकार स्थापित हुई वह कौन है? भारत सरकार है। तो भारत सरकार कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, या नरेंद्र मोदी की सरकार, या सोनिया गांधी की सरकार? भारत सरकार भी तो ब्रिटिश सरकार है। वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? वो तो जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व भी है। इसीलिए तो हम ब्रिटिश से, ब्रिटेन के लोगों से आज़ादी चाहते थे। हम चाहते थे भाई ये भाग जाए, अंग्रेज भागो, अंग्रेजों देश छोड़ो। क्यों चाहते? इसलिए कि जब तक ये सरकार रहेगी, अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करती रहेगी, कानून बनाने में वो योगदान देगी, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है उपनिवेशवाद को मजबूत करना। तो यहाँ भारत सरकार का मतलब ब्रिटिश भारत सरकार है, जिसकी वजह से यह समस्या बनी हुई। 1813 के बाद जो होगी वह स्थिति हम कहलाएंगे विऔद्योगीकरण का दौर। विऔद्योगीकरण का दौर प्रारंभ होता है। यहीं से प्रश्न आ जाएगा। वहां पर तो हम शायद इतना नहीं व्याख्या कर पाएंगे, यहां पर व्याख्या हो जाएगी। जैसे अजीत जी हैं या अन्य लोग हैं, लिखते हैं, एडवांस वाला भी प्रश्न लिखते हैं। इस भाग को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से उस प्रश्न का उत्तर हमें मिलने वाला है। यहां पर हम पूरा एक तरह से फ्रेम ही कर लेंगे आंसर का, फिर आपको वहां पर क्वेश्चन लिखना आसान हो जाएगा। विऔद्योगीकरण का दौर कब प्रारंभ होता है? 1813 के बाद होता है। तो यहां हम देखते हैं कि ब्रिटेन में क्या होती है। 1813 के बाद ब्रिटेन में इस समय तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी जहां पर मशीनों की सहायता से तीव्र गति से, सहायता से बड़े पैमाने पर कर दीजिए, से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। खासकर सूती वस्त्रों। अब देखिए वो लोग भी बड़े होशियार। वहां के उद्योगपति पहले ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता था। ऊनी वस्त्र की खपत धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब सामान्य दिनों में लोग नहीं पहन रहा है और सूती वस्त्र पहन रहा है। तो वहां के उद्योगपतियों ने कहा कि जब सूती वस्त्र का ही बोलबाला है तो क्यों ना हम लोग भी सूती वस्त्र को पहने। अब सूती वस्त्र का जो सबसे अनिवार्य कंपोनेंट है वह है कॉटन, यानी कपास। सूती वस्त्र का सबसे अनिवार्य कंपोनेंट क्या होगा? कपास होगा, कॉटन होगा। अब कपास तो वहां है नहीं, ब्रिटेन में नहीं है। या तो कपास वो कहां से प्राप्त करे? भारत जैसे देशों से प्राप्त करे। लेकिन उसके लिए एक जैकपॉट और लग गया था। कैसा जैकपॉट था? चूंकि वो बड़े, मैंने पहले लिखाया कि ब्रिटिश कंपनी अपने व्यापार को सरल बनाने के लिए लगातार एक्सप्लोर करते रहती है मार्केट को, और उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के चक्कर में इन्होंने अमेरिका को एक्सप्लोर कर लिया था। अमेरिका एक उपजाऊ भूमि वाला देश है, खास करके अटलांटिक से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। वहां पर उसने बागानी खेती का डेवलपमेंट कर दिया। यानी वहां पर उसने जो गुलामों का निर्यात किया जाता था, अफ्रीका से गुलाम ले जाए जाते थे, तो वहां पर उसने गुलामों के माध्यम से कृषि पद्धति को डेवलप किया, और कृषि पद्धति को डेवलप करके वहां पर बड़े बड़े बागान स्थापित कर लिए। और चूंकि एक ठंडा प्रदेश है अमेरिका, 66 डिग्री के आसपास का होगा, तो ठंडा प्रदेश होने की वजह से वहां के जो कॉटन होते थे, यानी कपास की जो फसल होती थी, वो बड़ा ही लंबा लंबा होता था, यानी अच्छी क्वालिटी की कपास वहां पर होती थी। तो ब्रिटिश कंपनी ने, यानी जो ब्रिटिश उद्योगपति है, उसने अब भारत पर अपनी निर्भरता छोड़ी। उसने कहा कॉटन हम लाते हैं अमेरिका से,
और उसके लिए प्राप्त करना आसान भी था, इतना दिक्कत भी नहीं है। देखिए अब यहां पर अगर हम इस मैप को देखें, वर्ल्ड के मैप को देखें और ब्रिटेन कहां है जरा ये समझ लें। तो आशा करता हूं कि अब तक तो आप ब्रिटेन देख ही पा रहे होंगे कहां है। मान लो कि ब्रिटेन यहां पर है और भारत यहां पर है, यहां पर भी उत्पादन हो रहा है कपास का। अब अगर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है, यहां पर उद्योग है स्थापित हुआ और यहां पर सूती वस्त्र बनना है जिसमें कॉटन की जरूरत है, तो इसको अगर भारत से लाना है तो भारत से लाने के लिए पूरा यहां आना पड़ेगा, श्रीलंका का चक्कर लगा करके आना पड़ेगा। और यही ब्रिटिश कंपनी जो वहां का उद्योगपति है, वो अगर सीधा जहाज लेकर के यहां आ जाए, जहां इसका अपना ही खेत है, ये क्या है, यूएसए, जहां अपना ही इसका खेत है, यहां अपना ही उसने बागान स्थापित कर लिया है। किसके माध्यम से स्थापित कर लिया, यहां लोग कम है, इसने क्या किया, एक जहाज यहां भेजा और अफ्रीका से यहां पर क्या लेके चला गया, दास लेके चला गया, स्लेब लेके चला गया और यहां पर इसने खेती बाड़ी शुरू कर दी। खेती बाड़ी शुरू कर दी तो वहां से उसने क्या कर लिया, जैसे वर्जीनिया है या अन्य क्षेत्र, वहां पर उसने अपने बागान विकसित कर ली अपना। वहां अमेरिका में कोई उसको प्रतिरोध करने वाला नहीं है। सबसे दिलचस्प बात है कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो सफेद लोग हैं, श्वेत लोग हैं, उसमें 99% यूरोप के ही लोग थे। यहां जो भी लोग थे, या तो यहां पर ये थे गुलाम थे, या फिर यहां के जो भी लोग थे वो सब यहीं के यूरोप के लोग आए हुए थे, सारे लोग। उसमें 90% तो आपको ब्रिटिश ही था। ब्रिटिश लोगों ने ही जाकर के, यूरोपीय लोगों ने ही जाकर के यहां पर कब्जा कर लिया था और बस्ती बसा ली थी। तो जब अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष होता है तो वह असल में यूरोप के ही लोगों के द्वारा अपना स्वतंत्र कराने की चाल थी। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको पढ़ाऊंगा। तो ब्रिटेन में अगर औद्योगिक क्रांति हो रही है तो इसको कपास की जरूरत है, तो ये कहां से प्राप्त कर लेगा, यूएसए से प्राप्त कर लेगा। बनिस्पत की यहां से यहां का कपास अच्छा है भी नहीं, जबकि यहां नजदीक भी है, कपास भी अच्छा है। अटलांटिक पार करते ही उस पार कपास के ढेर पड़े हुए। यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। क्या दिक्कत है कि ब्रिटेन में इस समय तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां पर क्या था, मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया। खास करके सूती वस्त्रों का उत्पादन यहां पर बड़े पैमाने पर हो रहा है 1813 के बाद। अब हमने क्या किया कि अब ब्रिटिश उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ किया। अब ब्रिटिश उत्पादों को बाजार की तलाश थी, बाजार की जरूरत महसूस हुई जिसे उपनिवेशों के बाजारों में देखा गया, उपनिवेशों में ही खोजा गया। माना गया कि ब्रिटिश उद्योगों को खोजा गया, अर्थात ब्रिटिश उत्पादों को क्या कहा गया, उत्पादों को अब उपनिवेशों में बेचे जाने की चाल चली गई। बेचे जाने का प्रयास प्रारंभ होता है। उपनिवेशों में बेचे जाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी पर दो प्रकार के दबाव उत्पन्न होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर दो प्रकार के दबाव उत्पन्न जैसे हुए। उदाहरण के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी व्यापार कर रही थी उस पर दो प्रकार के दबाव होंगे। पहला क्या होगा, इस कंपनी को निर्देशित किया गया, वह क्या करे, निर्देशित किया गया कि वह भारत से अब तैयार माल ना लाए। निर्देशित किया गया कि वह क्या करे, वह भारत से तैयार माल ना लाए, तैयार मालों का निर्यात ना करे, बल्कि क्या करे,
बल्कि ब्रिटिश उद्योगों के वस्तुओं को, ब्रिटिश उद्योगों की तैयार माल को भारत निर्यात करे। ब्रिटिश उद्योगों के या उद्योगों में तैयार माल को भारत भेजे या भारत में जाकर बेचे। अब उल्टी प्रक्रिया हो गई। क्या हमने देखा 1813 के बाद स्थिति में तेजी से परिवर्तन आया। ब्रिटेन में इस समय तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जहां पर मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था, खासकर सूती वस्त्रों का। अब ब्रिटिश उत्पादों को बाजार की जरूरत महसूस हुई, जिसे उपनिवेशों में ही खोजा गया। अर्थात ब्रिटिश उत्पादों को अब उपनिवेशों में बेचे जाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी पर दो प्रकार के दबाव उत्पन्न होते हैं। कैसे दबाव उत्पन्न होते हैं? पहला तो हमने देखा, इस कंपनी को निर्देशित किया गया वो भारत से तैयार मालों का निर्यात ना करे, बल्कि ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को भारत में जाके बेचे। पहले क्या करता था? ब्रिटिश कंपनी भारत से सामानों को खरीदता था और जाकर के बेचा जाता था। कहां पर? ब्रिटेन में बेचा जाता था। अब कहा कि नहीं, अब ये मत करना, अब भारत से सामान मत लाना। अब क्या करना? भारत में सामान जाके बेचो, क्योंकि अब मैं खुद ही प्रोडक्शन कर रहा हूं। अब जब कहीं से बना बनाया माल भारत में आके बिकने लगेगा, तो भारत के बुनकरों से कौन बनवाएगा? नहीं बनवा पाएगा। पहले तो बना भी लेता था, पहले भी बुनकर क्या करते थे, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के सामान को बनाते थे और उन सामानों को कहाँ बेच लेते थे? राज दरबार में। जनरली क्या था, जो राजा का दरबार होता था, इतने सारे देशी रियासत के राजा हैं, उनके मंत्री संतरी सब है और सब पहनते थे, बड़े चमकीले कीमती वस्त्र पहनते थे। तो जो भारतीय दस्तकार थे, उनको बाजार खोजने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने राजा महाराजा को ही सामान बेचते रहते थे और ऐशमौज करते रहते थे। अब क्या है? अब तो राजा महाराजा भी नहीं रहे, उस पर भी ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। तो चलो, कहा कोई बात नहीं, अब ब्रिटेन वाले को बेच लेंगे। अब ब्रिटेन वाला भी कह रहा है कि मैं खरीदूंगा नहीं, बल्कि मैं सामान ऊपर से लेके आऊंगा। अब इन दस्तकारों से सामान कौन बनवाएगा? अगर देसी रियासत के राजा रहते पावरफुल, वो तो बनवा लेते अपने लिए। अब वो भी नहीं है और ऊपर से ब्रिटेन के सामान भी भारत में गिरने वाले। क्या हो जाएगा? यहाँ का जो बचा खुचा उद्योग है उसका पतन हो जाएगा। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी पर दो प्रकार के दबाव उत्पन्न हुए। पहला, इस कंपनी को निर्देशित किया गया वह भारत से तैयार माल का निर्यात ना करे, बल्कि ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को भारत में जाकर बेचे। पहला प्रभाव है। दूसरा है, उद्योगपति काफी अधिक, उद्योगपति क्या चाहते थे? उद्योगपति काफी बड़ी मात्रा में निर्यात चाहते थे, बड़ी मात्रा में निर्यात चाहते थे, जो अकेले कंपनी के बस की बात नहीं थी। निर्यात चाहते थे जो अकेले एक कंपनी के बस की बात नहीं थी, एक कंपनी के बस की बात नहीं थी, बस की बात नहीं थी। अतः उद्योगपतियों ने दबाव डालकर के बस की बात नहीं थी। अतः हम क्या देखते हैं कि बस की बात नहीं, अतः क्या कर दिया? बस की बात नहीं थी। अतः उद्योगपतियों ने दबाव डालकर, उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालकर, सरकार पर दबाव डालकर क्या कर दिया? दबाव डालकर ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार, ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करवा दिया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करवा दिया। एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया गया, एक्ट से समाप्त करवा दिया। अब और उपाय इसने लगाया। पहले वाले उपाय से ही वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसने कहा ठीक है भाई, सामान मत लाना, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी तभी होगी जब कंजम्पशन खूब बढ़ेगा। और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ब्रिटेन के सामानों को ले जाकर के विश्व के विभिन्न देशों में बेचा जाए। तो ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि मैं बेच दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार का आदेश है तो भाई करना पड़ेगा।
लेकिन उद्योगपतियों को लगता था कि एक कंपनी के बस की बात ही नहीं है कि सारे वस्तुओं को निर्यात किया जा सके, क्योंकि इसके पास तो लिमिटेड रिसोर्स होगा, बहुत कम जहाज होंगे। उसने उद्योगपतियों ने कहा, सरकार को कहा कि भाई एक कंपनी के बस की बात नहीं है कि इतना अधिक निर्यात कर सके। इसका आप व्यापारिक एकाधिकार जो है कि केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी, इसको पहले हटाओ, इसको रिवोक कर दो। और उसने क्या कर लिया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर लिया। पहले व्यापारिक एकाधिकार से पहले की क्या स्थिति थी कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत और पूर्वी विश्व से व्यापार करेगी। अब हो गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी पूर्वी विश्व से व्यापार कर सकती है। अब तो और मुश्किलें हो गई व्यापारिक कंपनी के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारी घाटे में चली गई, क्योंकि पहले भी घाटा होता था, लेकिन अब तो अन्य कंपनियों के आने से तो भारी घाटा होगा। बहुत अधिक मुनाफा कंपनी का गिर गया और कंपनी कर्ज में डूबते हुए चली जाती है। फिर यह भी उपाय लगाया गया। क्या लगाया इसने, उद्योगपति काफी बड़ी मात्रा में निर्यात चाहते थे, जो अकेले एक कंपनी के बस की बात नहीं थी। अतः उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालकर ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त करवा दिया। अब कंपनी क्या होती है, बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, बड़ी मुश्किल में यहां पर पड़ जाती है। फिर हमने क्या देखा, यहां पर हम क्या देखते हैं, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे कि इसका बहुत बुरा प्रभाव देसी बुनकरों पर पड़ा। इस स्थिति का बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, प्रभाव देसी बुनकरों पर पड़ा। बुनकरों या हम कह सकते हैं हस्तशिल्प उद्योग पर पड़ा। कैसे हस्तशिल्प उद्योगों पर पड़ा, उदाहरण लेंगे। उदाहरण हम ले सकते हैं पॉइंट के माध्यम से। हम क्या देखते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प के लिए ब्रिटेन का बाजार बंद हो गया। बंद हो गया। पहला हम देखते हैं। दूसरा है कि भारतीय हस्तशिल्पियों के लिए या भारतीय हस्तशिल्प के लिए घरेलू बाजार भी खतरे में पड़ गया। क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों के तैयार माल या ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल सस्ते भी थे, बेहतर भी थे। तैयार माल सस्ते भी थे तथा बेहतर भी थे। अतः भारतीय बाजार पर छाते चले गए। भारतीय बुनकरों की वस्तुएं अब बिकनी बंद हो गई। बिकनी बंद हो जाएगी। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, क्या होगा, इससे विऔद्योगीकरण आया। विऔद्योगीकरण की स्थिति बनी। औद्योगिकरण की स्थिति यहां पर बनती है। विऔद्योगीकरण की स्थिति यहां पर हम देखते हैं बन जाता है। भारतीय वस्तुएं ही बिकनी बंद हो जाएगी। क्या देखा हमने, उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। पहला तो भारतीय हस्तशिल्प के लिए ब्रिटेन का बाजार बंद हो गया, क्योंकि ब्रिटेन में अब ऐसी वस्तु जाएगी ही नहीं, ले ही नहीं जाएगा कोई, तो जाएगी कैसे। दूसरा है कि भारतीय हस्तशिल्प के लिए घरेलू बाजार भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों में जो उत्पादित माल है, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित माल क्या है, सस्ता है, बेहतर है। अतः भारतीय बाजार में ये छाते चले गए। मैं क्या हो गया, मैं छाते का मतलब फैलते चले गए। अगर छाते शब्द नहीं समझ रहे हैं तो यहां पर फैलते चले गए।
लिख देते हैं, भारतीय बाजार में फैलते चले गए। भारतीय वस्तुएं बिकनी बंद हो जाती है, बंद हो गई। इससे विऔद्योगीकरण की स्थिति बनी। एक और समस्या आनी बाकी है, वह समस्या है कि ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार प्रतिसंतुलित करने के लिए, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत से कच्चे माल तथा अनाजों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया। माल तथा अनाजों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण भारतीय बुनकरों को कच्चा माल भी महंगे दरों पर मिलना प्रारंभ हो गया। बुनकरों को कच्चा माल क्या होगा? कच्चा माल महंगे दरों पर मिलना प्रारंभ हो गया, दरों पर मिलने लगा। इससे भी हम क्या देखते हैं? मिलने लगा। इस स्थिति के कारण भी विऔद्योगीकरण के कारण भी भारतीय उद्योगों का या भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का इस स्थिति के कारण भी पतन हो जाता है। ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत में कच्चे माल तथा अनाजों के, या भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण भारतीय बुनकरों को कच्चा माल महंगे दरों में मिलने लगा। इस स्थिति के कारण भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने भारत में कैसे विऔद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया, तो क्या आप अच्छे से इन तीनों पॉइंट के माध्यम से लिख नहीं सकते हैं? तो मुझे लगता है कि यह 3 पॉइंट काफी होगा। और भी पॉइंट आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि 1813 के बाद भारतीय रियासतों की स्वायत्तता अपेक्षाकृत और कम हो गई, तो भारतीय हस्तशिल्पियों से वह बाजार भी छिन गया जो रियासतों में या रियासतों के राजाओं को बेचा जाता था। इस वजह से भी भारतीय उद्योगों का पतन होता चला गया। एक पॉइंट यह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे वजह क्या होगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा घाटा हो गया। मुगल और मराठे होंगे, और भी है ना अनुष्का, केवल 2 ही तो नहीं है, और भी तो होंगे ना, और भी तो लोग होंगे। हमने क्या देखा? चूंकि भारत में नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी, चूंकि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई, आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी या नहीं की गई, नहीं हुई, अतः यह विऔद्योगीकरण क्या होता है? औद्योगीकरण ग्रामीण गरीबी, यह विऔद्योगीकरण ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी आदि के लिए भी उत्तरदायी बन गई। वर्तमान अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक विरासत इस रूप में अभी भी हम देख सकते हैं। ये सब मैं नहीं डालता हूं, थोड़ा हो सकता है बड़ा हो जाए आपके लिए। हमने क्या देखा? इस तरह से बड़ी भूमिका यहां पर हो जाती है। बड़ी भूमिका यहां पर हम क्या देखते हैं? तो व्यापारिक एकाधिकार भी खंडित कर दिया गया,
और एक तरह से बड़े पैमाने पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन भारी पड़ेगा बहुत सारे बच्चों को। आप लोग जो बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एनसीईआरटी बैच के सारे बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं लिखते। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शनल आपको छोड़ देता हूँ कि आप लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी लिखने के लायक मैच्योरिटी एनसीईआरटी बच्चों में कम आएगी। इसलिए मैंने अपेक्षा रखी है कि वही बच्चे इसको फाइट करेंगे, सभी फाइट करेंगे, फिर गलत क्वेश्चन लिखेंगे, फिर वो बेवजह का हो जाएगा। पहले इसको समझिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है। जब तक हम इसको औपनिवेशवाद की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके महसूस करना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक यह क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। तो जो बच्चे लगातार वो वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं वहाँ ना, चूंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। आप आसानी से मैंने लिखने का तो मैं अभी लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ही बच्चे, मतलब जो लिमिटेड बच्चे हैं वही फाइट करें, अभी इस चक्र में ना पड़े जब तक और समझ हमारी विकसित नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें इकोनॉमी के साथ एकदम से दिमाग को टाई अप करना पड़ेगा। दोनों सब्जेक्ट साथ जब समझ हमारी विकसित हो जाएगी तब इसके इम्पैक्ट को हम समझ पाएंगे। मैं इम्पैक्ट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से लिंक कर लिया है, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको कैसे इस पर हम दबाव डालते, इसलिए मैंने ऑप्शनल रखा है कि जो बच्चे लिखना चाहेंगे लिखेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे नहीं लिखेंगे। तो चूंकि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई, अतः यह औद्योगिकरण ग्रामीण गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी आदि के लिए भी उत्तरदायी होती चली जाती है, आदि भी उत्तरदायी होती चली जाती है। और इस वजह से हम क्या देखते हैं, इस वजह से बुरी स्थिति हमारी बनती है। आगे चलकर और भी देखते हैं। आगे चलकर ब्रिटिश उद्योगपतियों ने बहुत बढ़िया तरह से समझेंगे। अगर यहां पर हमें 50-60% भी बातें समझ में आ जाती है, तो जब एडवांस पर यही क्लास करेंगे तो आपको लगेगा करे ये तो बड़ा आसान है। आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने या भारतीय सरकार ने एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया, मुक्त व्यापार की नीति लागू कर दी, व्यापार की नीति लागू की, जिसके कारण भारत का आर्थिक विनाश सुनिश्चित हो गया, क्योंकि इस एक पक्षीय नीति के कारण, पक्षीय व्यापार नीति के कारण भारत के बाजारों को विदेशी वस्तुओं से भर दिया गया। अब देखिए ये एक पक्षीय नीति क्या है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो उसको समझना आसान होगा। वस्तुओं से भर दिया गया, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तभी ये टर्म आप महसूस कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जरूर समझाओ। आगे चलकर ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीति लागू की। मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड इसको कहते हैं, फ्री ट्रेड हो जाएगा की नीति लागू की, जिसके कारण भारत का आर्थिक विनाश सुनिश्चित हो गया। वस्तुतः इस एक पक्षीय व्यापारिक नीति के कारण भारत के बाजारों को विदेशी वस्तुओं से भर दिया गया। कहना क्या चाह रहा है जरा ये समझें। होता क्या है कि जब हम मुक्त व्यापार की बात करते हैं, पहले क्या था, नियंत्रित बाजार था। नियंत्रित बाजार का मतलब है कि अपने देश में, जैसे भारत के देश में कौन सा देश व्यापारी होगा यह सरकार निर्धारित करेगी।
यानी किस देश की वस्तु आएगी यह हम निर्धारित करेंगे, यानी सरकार निर्धारित करेगी। जब भारतीय सरकार हुआ करता था, जो राजाओं की सरकार थी, उसको आप देखें कि वह सबको इजाज़त देती ही नहीं थी। जैसे ब्रिटिश कंपनी पहले कैप्टन हॉकिंस के अधीन जब भारतीय शासक के दरबार में आई थी, जैसे जहांगीर के दरबार में आई, तो क्या जहांगीर ने इजाज़त दिया? तो किस लिए आई थी? इजाज़त प्राप्त करने के लिए आई थी। बिना इजाज़त के तो आप व्यापार नहीं कर सकते। तो जहांगीर ने कहा नहीं, इजाज़त आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कारण अलग था कि पुर्तगालियों ने उसे मना कर दिया था। लेकिन पहले या अब भी कोई भी वस्तु अगर भारत में बिकने के लिए आती है, एक सार्वभौम क्षेत्र में बिकने के लिए आती है, तो संबंधित शासक के अनुमति की जरूरत होती है कि भाई आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो एडम स्मिथ एक विद्वान आते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमी आप पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमी एडम स्मिथ के ही सिद्धांतों पर संचालित होता है। मैक्रो इकोनॉमी जॉन मेनार्ड किन्स के साथ चलता है। केन्सियन अर्थशास्त्र तो आपने पढ़ा होगा ना, मैं मान के चलता हूं। स्मिथ का अर्थशास्त्र क्या है या अर्थशास्त्रीय सिद्धांत क्या है और केन्सियन अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि एक बहुत मेजर टर्म है इकोनॉमी में। तो जब एडम स्मिथ की अवधारणा आई, उसने जब द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक किताब को लिखा, उसमें कहा कि देखो विश्व का भला तभी होगा जबकि हर देश में, यानी प्रत्येक देश में मुक्त रूप से अपने सामानों को बेच पाए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी देश कहीं भी जाए अपने सामानों को बेचे, किसी भी क्षेत्र में जाके अपने सामान को बेचें, और टैक्स आपको जो लगना है वो थोड़ा बहुत टैक्स लगा करके आप बेच सकते हैं। लेकिन किसी देश के बाजार को बंद नहीं किया जाएगा। जैसे भारत का उत्पादन है, यूरोप में जाके बिके, यूरोप का उत्पादन है, भारत में आके बेचे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, एक आदर्श अवधारणा लगती है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है कि भारत एक गुलाम देश है। भारत की जो सरकार है, जिसको आप भारत सरकार कहते हैं उस समय, और अगर और स्पष्टीकरण चाहिए तो उसको ब्रिटिश भारत सरकार कह दीजिए। जो ब्रिटिश भारत सरकार है वह जो भी निर्णय ले रही है वो ब्रिटेन के हित में ले रही है। तो एडम स्मिथ की अवधारणा को लागू करते हुए कहा कि हम मुक्त व्यापार की नीति लागू करेंगे, यानी भारत भी अपने सामानों को बेचेगा और ब्रिटेन भी अपने सामानों को भारत आके बेचेगा। तो ब्रिटेन वाला तो सब सामान आ गया और यहां पर कोई टैक्स नहीं लिया गया। लेकिन भारत का सामान जब बिकने के लिए ब्रिटेन गया, कहा नहीं नहीं आप नहीं बेच सकते। अब भारतीयों के पास उस समय इतनी क्षमता नहीं थी कोई इसका अपोज कर सके, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी नहीं थी जहां की हम शुल्क लगाने का विरोध कर सके। जैसे वर्तमान में हम देखेंगे तो विदेशी व्यापार को, यही फ्री ट्रेड वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था बनी हुई है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई देश आपके वस्तु को नहीं बिकने देना चाहता है तो आप वहां पर जाके शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत की जांच होगी, सही पाया गया तो बाजार आपके लिए खोला जाएगा। लेकिन उस समय तो नहीं था। तो कह तो दिया कि सब बाजार खुल गया, ब्रिटेन का सामान भी आ गया, यहां के चूंकि ब्रिटिश सरकार ही है उसने इजाजत दे दी। और जब भारत का सामान ब्रिटेन गया, कहना आइए आइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भाई टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कितना? 1 रुपये पर 700% टैक्स, 400% टैक्स, 700% टैक्स, 700% का टैक्स लगाया गया। यानी 100 की वस्तु अगर है तो वह 7,000 रुपये में बिकेगी वहां पर। अब इतना महंगा सामान कौन खरीदेगा? कहा कि आप आइए कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करिए, लेकिन आपको एक टैक्स देना पड़ेगा ताकि भारत उसको भी, ब्रिटेन को घाटा नहीं। और टैक्स कितना? तो 700%, 400% टैक्स लगा करके भारतीय वस्तुओं को कहा बेचिए। अब इतना महंगा तो नहीं बिकेगा, तो इसलिए धीरे धीरे भारतीय उद्योग पतित होता चला गया, क्योंकि ब्रिटिश सामान तो आके भर गया और भारत का सामान बिका ही नहीं। तो बहुत दुर्दिन की स्थिति खड़ी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण से भारत को भारी नुकसान हुआ, और एक औपनिवेशिक सरकार किस प्रकार से किसी देश का शोषण करता है यह भी हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीति लागू की, जिसके कारण भारत का आर्थिक विनाश सुनिश्चित हो गया। वस्तुतः इस एक पक्षीय व्यापार नीति के कारण भारत के बाजारों को विदेशी वस्तुओं से भर दिया गया। क्या सारी कहानी सुन पाए, समझ पाए? ठीक है,
क्या समझ पाए सारी कहानी? कंपनी ने और किया, हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है। ब्रिटिश कंपनी इंडिया में उत्पादन करती है, बिल्कुल करती है, बहुत सारे लोगों के, अमेरिकी कंपनी उत्पादन करती है तो ब्रिटिश कंपनी क्या, लेकिन अब तो व्यापार विनियमित होता है ना, अब विदेशी सरकार यहाँ है नहीं, अब तो देसी सरकार है ना, तो देसी सरकार तो ऐसे काम नहीं करने देगी, देसी सरकार क्या करेगी, ऐसे कार्य नहीं करने देगी। फिर हम क्या देखते हैं, इसका दुष्परिणाम होता है कि भारत में विऔद्योगीकरण हो जाता है। कंपनी ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए काम और किया, कंपनी ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए, अपने घाटे को पूरा करने के लिए, यूरोप तथा अमेरिका में चाय के निर्यात को बढ़ावा दिया, अमेरिका में चाय के निर्यात को बढ़ावा दिया, चाय के निर्यात को तथा चीन में अफीम के निर्यात को बढ़ावा दिया, अफीम के निर्यात को बढ़ावा दिया। यह भी एक बड़ा दुर्गुण है। चाय हम लोग पीते हैं ना, टी, चाय हम लोग नहीं पीते थे, चाय का बागान ही यहाँ पर नहीं होता था, 1800 के बाद ही है यहाँ पर तो चाय का बागान लगाया गया, और जो लगाया गया था असल में उसका निर्यात करने के लिए लगाया गया था। अफीम एक नशे का चीज है, उसका भी बागान यहाँ पर लगाया गया क्योंकि इसको बेचना था, चीन में बेचना था। चीन में अफीम क्यों जाएगा, वहां की सरकार बार बार अपोज कर रही है, भाई अफीम क्यों ला रहे हो, क्योंकि ये तो नशा का चीज है और युवाओं को भ्रष्ट कर देने वाला है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी इतनी बर्बर है और इतनी लालची है कि चीन के युवाओं को नशा पान की आदत लगा रही है, और उसके लिए अफीम का जनरली क्या होता था, निर्यात कैसे प्रारंभ हुआ, अब नशा पान के लिए तो निर्यात नहीं होगा, अफीम का जनरली औषधि में उपयोग किया जाता रहा था। तो औषधि के तौर पर अफीम का निर्यात जब चाइना होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उससे नशे का कारोबार बढ़ता चला गया, और ब्रिटिश कंपनी ने अवैध रूप से चीन में बड़े पैमाने पर अफीम का निर्यात किया, वहां के युवाओं को लत लगा दिया। अब वहां के युवा बिना अफीम के नहीं रह सकते। जैसे पाकिस्तान को देखिएगा, पाकिस्तान भारत में इसी टाइप के अफीम या अन्य नशे वाले पदार्थों को पंजाब के रास्ते भेजता है, और पंजाब के युवाओं में कहा जाता है कि बहुत अधिक नशा है, पंजाब और हरियाणा का जो बेल्ट है उसमें बहुत अधिक दुष्प्रभाव है इस प्रकार के नशे के कारोबार का, क्योंकि नशे के कारोबार से पैसा भी बहुत बनता है। अभी 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने 13,000 करोड़ का नशे का मतलब एक सामान किया है, जब्त किया है। अब 13,000 करोड़ आप समझ रहे हैं, 13,000 करोड़, इतना प्रतिबंध है तब तो इतना बड़ा कारोबार हो रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत से अमेरिका और यूरोप को चाय का निर्यात प्रारंभ किया, वहाँ चाय की लत लगा दी, और उनको लत लगाने के चक्कर में हम लोग भी चाय पीने लगे। चाय पीने से क्या होता है, और चाय को तो चाय की तरह पीना चाहिए, हम दूध डाल के पीते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट, चाय मेरा भी था, अब तो खैर मान लो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाती बात। शुरुआत में चाय वही अच्छा लगता था जो खूब मीठा हो, खूब गाढ़ा हो, यानी खूब उसमें दूध डाल देंगे और चीनी भरपूर मात्रा में दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पीने में। ढाबे वगैरह पर वैसे ही चाय बनता था, लोगों को अच्छा लगता था कि ऐसा चाय। तो चाय वो नहीं पी रहे हैं ना, असल में दूध और चीनी पी रहे हैं, उसमें चाय की थोड़ी सी मात्रा, बुरी क्वालिटी की चाय की मात्रा डाल दिया। चाय तो अगर कोई पिएगा तो एकदम ब्लैक टी पीना चाहिए ताकि चाय का स्वाद शरीर में जाए, कैफीन जाए, लेकिन वो तो कोई पिएगा नहीं क्योंकि वो तो बड़ा कड़वा होता है। तो हमने भी एक बुरी आदत पकड़ ली ब्रिटिशों के कारण, क्योंकि ब्रिटिशों ने यहाँ पर चाय के बागान को डेवलप किया तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी वो चलन हो गया, क्योंकि हम बड़े साहबों का अनुकरण करते हैं कि बड़े साहब चाय पीते हैं तो हम भी चाय पी लेते हैं। तो इस तरह से ये इसके निर्यात को भी बढ़ावा दिया गया, और बढ़ावा देने का उसको तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन भारतीय किसान तो बागानी खेती के चक्कर में, जो कृषि का व्यवसायीकरण है उसके चक्कर में फंस गए। एक और शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।
अभी तक हमने देखा केवल उद्योगपति या जो हस्तशिल्पी था केवल उसको घाटा हुआ था, अब तो किसान भी फेर में पड़ जाएगा अगर बागानी कृषि प्रारंभ हो जाएगी तो। आशा करता हूं कि सारी बात समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन धीरे धीरे करेंगे। हाँ, शिवांगी कुशवाहा को चाय पीना, इतना मतलब भाषण देने का कोई उपदेश नहीं, मतलब इस उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसको मतलब इतना कह दिया कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है, दूध वाला चाय तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। लेकिन पीना क्या है? चाय ही पीना है। पियो भैया, जा कर के पियो, बढ़िया दिन भर पीते रहो। हमने क्या देखा? इस वजह से हम क्या देखते हैं? इस वजह से हम क्या देखते हैं? अफीम के निर्यात को बढ़ावा दिया। इस कारण से, इस प्रक्रिया के कारण भारत में बागानी कृषि को प्रोत्साहन मिला। बागानी कृषि को कहते हैं, यानी जो बाग लगा करके कृषि की जाती है, जैसे चाय बागान होता है कृषि, चाय बागान को हम क्या देखते हैं? बागानी कृषि को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण जिसके कारण भारत में रबर बागान, तंबाकू बागान, ये भी निर्यात होगा बागान, नील बागान आदि बागान जैसी बागानी कृषि प्रारंभ होती है, जो कृषि के व्यवसायीकरण के लिए उत्तरदायी होगी। बागानी कृषि प्रारंभ हुई जो कृषि के व्यवसायीकरण के लिए उत्तरदायी है, जो कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली साबित हुई। यह बागानी कृषि भी क्या हो जाता है? कृषि भी किसानों के शोषण का जरिया बन गया, कि शोषण का जरिया बन गया है। इससे भी किसानों का भयानक शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। कृषि के व्यवसायीकरण से हम क्या देखते हैं कि बुरी तरह से यहां पर प्रभाव हो जाता है। चलिए, चाय कॉफी एक ही चीज है, बच्चों को इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों को चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों में खुद ही एनर्जी होती है बहुत। बूढ़ा सब लोग पिए तो चलेगा, कोई बात नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब घर में भी देखेंगे, सामान्य परिवार में, बड़े परिवार में तो अफीम भी बाप बेटा दोनों साथ बैठ के पीता है। बड़े परिवार, जो ऊंचे परिवार के लोग हैं, बड़े बड़े, उनकी बात तो मैं नहीं करता। सामान्य परिवारों में बच्चों को, जब कहीं आप जाते भी होंगे, तो बच्चों को चाय नहीं दी जाती है, बड़ों को चाय दी जाती है। क्योंकि बच्चों के पास अपने ही उसके बॉडी में इतना एनर्जी होता है कि एक बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा है, वो दिन भर कूदता रहता है। कभी खटिया से कूद जाएगा, कभी टेबल से कूद जाएगा, कभी दौड़ता रहता है, दिन भर दौड़ता रहता है। खाता कम है, दौड़ता ज्यादा है। कहाँ से एनर्जी आती है? भगवान ने उसको एनर्जी इतनी दी है, वह एनर्जी कहीं और वेस्ट कर रहा है। मतलब नहीं करेगा तो समझो कि वो फिर मोटा होता चला जाएगा, वैसा बालक फिर मोटा हो जाएगा जो कम शारीरिक एक्टिविटी करता है। और जो दिन भर दौड़ते रहता है, उस बच्चे को देखिएगा बड़ा छरहरा सा होता है। तो भगवान ने बच्चों के एक खास उम्र तक बच्चों में बहुत एनर्जी खुद को दी है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर हमें कैफीन वगैरह लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तो बढ़ा देने की बात हुई, या बागानी कृषि भी किसानों के शोषण का जरिया बन जाता है। इस तरह से हमने देखा कि अनेक विधि से ब्रिटिशों ने जो आर्थिक नीति बनाई, वह भारतीयों के शोषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अभी तक हमने केवल प्रारंभिक तौर पर देखा, अभी हम थोड़ा भू राजस्व व्यवस्था को भी अगले क्लास में देखेंगे। शाम को आज क्लास है, तो उस क्लास के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि 5-7 मिनट और क्लास चल सकती थी, लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन मैं नया एक टॉपिक कल शुरू करूंगा, तो उसमें भू राजस्व व्यवस्था को कंप्लीट करूंगा, और अपेक्षा होगी कि कल यह आपका टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल भरा चैप्टर है, समझाना भी मुश्किल है, मतलब कम शब्दों में, और समझना तो बच्चों के लिए वाकई मुश्किल है जिनके पास कोई आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है ही नहीं।
बस एक सहारा मुझे ये मिलता है कि आपने इकोनॉमी भी पढ़ा हुआ है, तो आप उससे लिंक करके इसको समझ पाने की स्थिति में हो सकता है कि आ जाए। हो सकता है, अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि आप 100% इसे समझ पाने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन एक बार में तो कोई नहीं समझता, मैं भी नहीं समझूंगा, आप भी नहीं समझेंगे। तो अच्छा क्या होगा, इसको बार बार पढ़ेंगे। इससे बढ़िया सरल तरीके से लिखना संभव नहीं है। अगर इसी को बार बार पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। और अगर कोई बच्चा केवल पीडीएफ देख करके पढ़ता है तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि जो बातें डिस्कस कर रहे हैं वही बातें आपके जेहन में रहती है। हूबहू बातें जो कि कॉपी में लिखी हुई है, किताबों में लिखी है, वो बातें आप याद नहीं कर पाते, वो बातें आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि एक बार जीवन में जरूर क्लास को पढ़ें, उसके बाद फिर पीडीएफ देख करके बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं शाम की क्लास में। शाम मतलब शाम तो हो ही गया, शाम के 6 बजे की क्लास में, यानी 15-20 मिनट के बाद में नई क्लास के साथ मिलता हूं। आज स्पेशल क्लास होती है मंडे को शाम के 6 बजे, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की। बाय एंड टेक केयर।